साल 2016 बैच के युवा आईपीएस अधिकारी हैं अगम जैन। आईपीएस अगम जैन के लेखन सफर की शुरुआत ट्रेनिंग के दौरान रफ्तार पकड़ चुकी थी। बचपन से पढ़ने का शौक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ गंभीरता, ऐसा ही कुछ अंदाज है अगम जैन का। कभी गांव कभी कॉलेज उनका पहला हिंदी उपन्यास है। तो आइए मिलते हैं अगम जैन से। साहित्य सूत्र में आपका स्वागत है। इस बार जिस किताब को लेकर और जिस लेखक को हम साथ लेकर के आए हैं, अमूमन माना जाता है कि कलम से उनका रिश्ता सिर्फ प्रशासनिक कामों में होता है, लेकिन अपने प्रशासनिक कामों से इतर एक किताब उन्होंने लिखी है और वो किताब हम सब के आसपास बिखरी हुई आपको मिलेगी। किताब का नाम है कभी गांव कभी कॉलेज। लिखने वाले हैं भारतीय पुलिस सेवा के अगम जैन। वैसे तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग की और बाद में भारतीय पुलिस सेवा में आए, और इस किताब में मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हम सब के जीवन के बहुत आसपास है। और इसकी एक छोटी सी इसमें कविता उद्धृत की गई है, उससे शुरुआत करना चाहूँगा। जितनी मर्जी उतना रो, तू बैठकर अपना रोना रो, सब बैठे हैं बस हंसने को, तू इस घर रो या उस घर रो। दरअसल ये एक व्यंग है। परसाई जी ने व्यंग को लेकर के बहुत कुछ लिखा है, व्यंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं कम बोलूं और कोशिश करूंगा कि लेखक से ज़्यादा समझ पाऊं कि इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है। अगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्य सूत्र में। सबसे पहले तो जो इसमें पहला अध्याय है और उसमें जो पहला नाम है जी, चिलोटा जी जी इस शख्स के बारे में, इसकी शख्सियत के बारे में और नाम आपने कैसे सोचा, इसके बारे में बताइए। इसने मुझे बहुत आकर्षित किया चिलोटा जी ने। चिलोटा जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आमतौर पर अधिकतर जगह हमें दिख जाते हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व है कि प्राइवेट कॉलेजेस के आसपास जो भी नई नई चीज़ें पनप रही हैं, तो जिन लोगों का उससे पाला पड़ा होगा वो ज़रूर जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने सडनली डेवलपमेंट किया है और एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि मशरूम की तरह वो उग करके आए हैं, दूसरों को पीछे छोड़ते हुए उग करके आए हैं। तो वो इस तरह का कैरेक्टर है। इस तरह से उन्होंने सब कुछ किया है। नाम सडनली दिमाग में आया, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वो साइंस नहीं था। कई बार होता है हमने हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, हम जहाँ से पढ़ते हैं, हम जहाँ बड़े होते हैं, जिस कॉलेज के आसपास पढ़ते हैं, तो कि नाम बड़ा अपने आप में अनूठा है। चिलोटा जी जी, तो वो वैसा ही सडनली वो नाम निकल करके आया, क्योंकि मेरी भी जो पढ़ाई है वो एक प्राइवेट कॉलेज से ही है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में एक है, तो वहाँ पर नए नए तरह के नाम मिलते थे। उनको तो मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहूँगा। तो समहाउ उन्हीं अलग अलग नामों से मिल करके मुझे लगा कि चिलोटा भी नाम हो सकता है, तो उसको लेकर के कहानी की शुरुआत हुई है। अच्छा, जो अगम जी ने किताब लिखी है उसमें एक कैरेक्टर है विवेक। अमूमन पुस्तक समीक्षा में पुस्तक की पूरी कहानी नहीं बतानी चाहिए, तो जो विवेक है और अगम जी की जो कहानी मैं जानता हूं, तो मुझे लगा कि बहुत उनके आसपास है। लेकिन इसके अलावा उनके मित्र हैं जो उनके साथ कमरा शेयर करते हैं, सुलोचन, विनय, चैन सिंह। तो ये क्या वाकई आपके दोस्त रहे थे, या इस तरह के मिलते जुलते लोग, या इस तरह के लोगों के साथ हॉस्टल में? हाँ, मतलब पहली बात तो कि विवेक का जो कैरेक्टर है वो भी लगता है कि मुझसे मिलता जुलता होगा, लेकिन बहुत कुछ असमानताएं भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी तरह जो मित्र हैं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो भी कहानियां उठाते हैं, किरदार उठाते हैं, वो हमारे आसपास से ही होते हैं। तो मैंने इस तरह के लोगों को नोटिस किया, देखा, और कुछ कहानियां इसमें, कुछ उनके हाव भाव, तौर तरीके इस प्रकार के हैं कि जो मेरे कुछ अलग अलग मित्रों में भी पाए जाते हैं। तो उस तरह से उन किरदारों का गठन किया गया है। ऐसा तो नहीं कि घर में किसी सुरभि से डर के आप कह रहे हैं कि आपके आसपास नहीं है? नहीं, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं है। कई लोगों ने मुझसे बल्कि पूछा कि सुरभि और विवेक का किरदार किसका है। तो जो मुझे पहले से जानते हैं वो समझेंगे कि कुछ समानताएं हैं, लेकिन बाकी ये पूरा बनाया हुआ एक संसार है। अच्छा, पर कई बार मुश्किल होता है। मैं हर लेखक से समझने की कोशिश करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पत्रकार हूँ, और कई बार ये जो लिखने का अनुशासन है बहुत कठिन होता है जी। खास करके आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं, उसमें से वक्त निकालना और इस तरह के अध्याय लिखना एक नवोदित लेखक के लिए कितना मुश्किल है? जी, मुश्किल तो था। पहले एक स्टेज ऐसी थी जब मैं सोचता था कि किताब पढ़ना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है। फिर एक स्टेज आई जब मैं सोचता था कि कोई किताब लिख कैसे लेता है, 200 पेज 150 पेज लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, और फिर जब मैंने ये कहानी लिखने की शुरुआत की, तब मुझे लगा कि इसको एक
फ्लो दे करके देखते हैं। कभी मैंने सोचा नहीं था कि एक बहुत अच्छा उपन्यास बन जाएगा। अच्छा, ये तो सब बताएंगे कि अच्छा है या बुरा है, आप बताएंगे, लेकिन एक उपन्यास बन जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। धीरे धीरे जब मैं लिखता गया तो फिर मुझे भी अपने किए पे थोड़ा सा आश्चर्य तो हुआ ही कि ये मैं क्या करता जा रहा हूँ, और थैंकफुली सौभाग्यवश ये उपन्यास पूरा हुआ। मैं परसाई जी को उद्धृत कर रहा था, उन्होंने कहा था कि एक तरह से सहानुभूति से व्यंग उत्पन्न होता है और मानव जीवन को बेहतर बनाना उसका उद्देश्य होता है। और व्यंग वो विधा है नाट्यकर्म में भी जो सबसे मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि इसमें तंज भी है, इसमें हंसाने की भी कोशिश है। और यकीन मानिए आज का समाज ऐसा है कि कोई अगर खड़ा होकर रो रहा है तो आप शायद उससे पूछ लेंगे कि क्या बात है, क्या दुख है। कोई हंस रहा होगा अकारण ही सही, हास्य, लेकिन आप बोले यार पागल आदमी हंस रहा है। सही बात। तो व्यंग की विधा आसान नहीं है, आपने इसको क्यों चुना? व्यंग, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं अपने अनुभवों में जितना दुख देखता हूँ उसको मैं चाहता हूँ कि दुख के तरीके से ना रखा जाए। मैं अपना पढ़ा व्यक्ति को दिखा करके उससे भी करुणा से बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहता। कुछ मैंने हालांकि इमोशनल भावुक चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उसको पढ़ करके थोड़ा सा तो खुश हो, थोड़ा सा हंसे, एक मुस्कान ही उसके चेहरे पर आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये भी समझे कि इसके पीछे कितना बड़ा दुख है या कैसी विषम परिस्थितियाँ हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जो नहीं होना चाहिए उसी को लेकर के व्यंग्य उत्पन्न होता है। तो उस तरह से मैंने लिखने का थोड़ा प्रयास किया। वैसे अगम जी बहुत गंभीर दिख रहे हैं, लेकिन इनकी अगर आप जब किताब को पढ़ेंगे, एक जगह ये लिखते हैं और मुझे बहुत मज़ा आया इसको पढ़कर, अपनी डिग्री के पहले वर्ष में ही ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इस व्यवस्था पर गहन मंथन चालू हो गया। और उसी के आखिरी लाइन में है, आखिर ये तय हुआ कि महिमा पर डिग्री मिलने तक लगातार ऐसे ही नज़र गड़ाए रखना उचित होगा और चेले चपाटे उनको भाभी कहकर ही संबोधित करेंगे ताकि महिमा के विषय प्रैक्टिस हो जाए। इसमें एक कैरेक्टर है और वो किस तरह महिमा से प्रेम करते हैं, गांव की प्रधानी करना चाहते हैं, उसके बारे में ये है। तो आप तो खैर महानगर के करीब रहे, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो वहाँ भी इस तरह के परिवेश के बच्चे आते थे? बिल्कुल बिल्कुल आते थे। ये वहीं से थोड़ा सा लिया हुआ है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ वह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है और उस यूनिवर्सिटी के आसपास पूरा देहात का बैकग्राउंड है। हालांकि यूनिवर्सिटी तो एकदम नए तरीके की है, नए सारी डिग्रीज़ हैं, इंग्लिश में पढ़ाई होती है, सब चीज़ें नया है, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं, दिल्ली से, आगरा से, लखनऊ से, कानपुर से, भोपाल से, इंदौर से, लेकिन कुछ बच्चे लोकल भी हैं जो वहीं आसपास रहने वाले हैं और वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। तो उस तरह के उन दोनों प्रकार के किरदारों का सम्मिश्रण जब होता है तो क्या विस्फोट होता है, उसकी कहानी इसमें है एक तरह से। एक और जगह अगम जी लिखते हैं, मैं उसको भी उद्धृत करना चाहूँगा कि अमूमन ड्राइवरों को हमेशा अपने ऊपर औकात से ज़्यादा विश्वास होता है और उनके साथ बैठने वाले को औकात से ज़्यादा अविश्वास, और असलियत इन दोनों के बीच कहीं होती है। और जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो यकीन मानिए अभी आपको लगेगा कि मैं शायद इस मायने में थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दूर से श्रीलाल शुक्ल जी की एक झलक आती है। मैं इनसे भी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि वो भी उत्तर प्रदेश के थे और वैसे अगम जी राजस्थान के हैं, इन्होंने मुझे बताया, और वहाँ वो राज्य प्रशासनिक सेवा में थे और बाद में IAS में गए। लेकिन उनकी जो किताब है वो तो खैर हम सब ने पढ़ी है और एक जब भी उसकी बात करता हूँ तो कुछ होता है। आपने श्रीलाल शुक्ल जी को पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है, राग दरबारी ज़रूर पढ़ी है। वो तो एक तरह से कालजयी किताब है। वही कालजयी रचना है। बिल्कुल। और अगर इसको आप बहुत ज़्यादा मुझे एग्जेजरेशन ना माने तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक परछाई ज़रूर आपको दिखेगी। जैसे एक जगह दो लड़के हैं, विवेक और विनय, जब वो गांव में पढ़ने जाते हैं तो किस तरह से ट्रैक्टर से लटक कर जाते हैं, और जब किसी तरह से वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि भाई आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, तो वो लिखते हैं कि वो ट्रैक्टर ड्राइवर पर नाराज़ थे, लेकिन भला नर्क में जाकर कोई असुरों से लड़ा है क्या। उन्होंने सोचा कि अब चुपचाप मुंह फेरते हैं और वापस जाकर किसी को बताएंगे नहीं। तो इस तरह की उपमाएं कैसे आ रही थी आपके दिमाग में? मैं सोचता था कि जो भी एक कहानी, एक घटना, जो उपन्यास है वो कई घटनाओं को मिलकर के एक बड़ी कहानी बनती है, तो जो भी घटना है वो सिंपल घटना की तरह ना रहे, उसमें शब्दों का कुछ इस तरह का खेल हो सके, यदि हो सकता है तो, कि जिससे वो लोगों को अच्छी लगे। तो उसी तरह का जो आपने 2-3 चीज़ें उद्धृत की हैं वो उसी प्रकार की है कि वो सिंपल बात थी कि वो गाँव पहुँच गए हैं, लेकिन भला नर्क में जाकर भी कोई असुरों से लड़ा है क्या। तो इस तरह से करके उसको थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास किया है।
हरिशंकर परसाई जी की एक रचना है एक लड़की पांच दीवाने, तो उसमें एक मोहल्ले की एक लड़की होती है और पांच अलग अलग किरदार हैं जो उससे प्रेम करते हैं। एक हलवाई भी होता है और वो उसके बारे में ऐसा कहा है कि उसको ऐसा लगता था कि वो जो जिस हाथ से समोसे या कचौड़ी या पकौड़े बना रहा है उसी में वो हाथ घुमाए और लड़की को बोले उसकी तरफ दिखा के, क्योंकि उसकी अपनी प्रेम को व्यक्त करने के लिए अपनी उपमाएं हैं। तो कहे कि ये लो खा लो मेरा तला हुआ पंजा। तो जब अध्याय 14 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक कैरेक्टर है चूहा, और हम सब की कक्षाओं में कोई मुर्गी कोई बतख इस तरह के कई नाम अपने साथियों को देते हैं। तो यहाँ एक कैरेक्टर है चूहा। अब चूहे का नाम कैसे पड़ा वो तो आप किताब पढ़िए आपको समझ में आएगा, लेकिन एक जगह है उसके बारे में जो इन्होंने उपमा दी है वो हंसते हंसते में दोहरा हो गया। वो कह रहा है कि उस दिन उसने आंवले का तेल ज़्यादा लगाया और पाउडर पोतने से आटे में सनी रोटी की लोई लग रहा था। तो क्या वैसे ऐसा कोई कैरेक्टर आया था? हाँ, इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, खास तौर से ऐसे कैरेक्टर जिन्होंने गांव से अपनी 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई की हो, बचपन से ही अपने मम्मी पापा के साथ रहे हो, जिनकी मम्मी ने ही हमेशा उनकी कंघी गाड़ी हो और वो अचानक से कॉलेज में आ जाएं तो उनकी क्या स्थिति होती है। तो उस तरह का कैरेक्टर होते हैं, सब जगह होते हैं। तो उसी में से जो चूहा है वो उसी प्रकार का एक कैरेक्टर समझा जा सकता है। अच्छा, इसमें व्यवस्था पर बहुत तंज है, खास करके अखबार के लोगों पर भी तंज है कि कैसे जब एक साहिल करके लड़का है और वो बस बहुत ही सतही तौर पे काम करता है और विवेक और विनय जो काम करते हैं उसकी तरफ उनका नज़र नहीं जाता। ये सब हम खबर नबीसों के लिए भी एक बात है कि किस तरह जो सही में काम कर रहे हैं हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं और जिनके पीछे आवरण लगा रहता है हम उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए अगम जी ने काफ़ी कुछ सिस्टम के बारे में भी लिखा है। ये लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप अभी सेवा में हैं, नए हैं, युवा अफसर हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है क्या? कभी लगता है कि हो सकता है कोई सीनियर पढ़ ले और इसकी प्रतिक्रिया हो? नहीं, कई सीनियर्स ने वैसे इसको पढ़ा है और उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया दी है, थैंकफुली। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लिखना थोड़ा सा कठिन होता है, आपको बहुत छटनी करनी पड़ती है कि जो आप लिखना चाह रहे हैं वो वाकई में मतलब उसी तरह से लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि जो किरदार हैं, किरदारों के माध्यम से ही वो बात कही जाए ताकि वो जो किरदार है वो उस प्रकार का है, इसलिए इस तरह की बात आई है। अन्यथा किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ के या किसी एक संस्था को पकड़ करके अनावश्यक रूप से तंज करने की, उनको परेशान करने की, चिढ़ाने की ऐसी कोई भी ख्वाहिश भी नहीं थी और ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहा है। अगम जी अपने शब्दों में यहाँ पर थोड़े से संयमित हैं और होना भी चाहिए क्योंकि भारतीय पुलिस सेवा में है। हम अखबार वाले और हम मीडिया वाले हैं, हमारे साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है क्योंकि अक्सर इन चीज़ों से दो चार होते हैं। जैसे वो लिखते हैं एक जगह पर, पता नहीं जब लड़के नौकरी में भर्ती होते हैं तब अखबार में उनके बारे में पढ़कर तो ऐसा नहीं लगता। उसमें तो सभी कहते हैं कि वो देश की सेवा करेंगे, लेकिन ये तो मैं 50 साल से देख रहा हूँ। देश की सेवा करते तो इक्के दुक्के ही हैं, अपनी चौकी के हेड साहब को ही ले लें। तो इस तरह के कई ऐसे वाक़ये होते हैं जिससे हम दो चार होते हैं। अब दिक्कत यह है कि कई लोग इसके बारे में लिखते हैं, कई आवरण के साथ लिखते हैं। तो आपने कोशिश तो की है, जैसे हेड साहब को मैं देखता हूँ कि जब वो डुबकी लगाते हैं तो उनका एक मानवीय चेहरा है, कॉलेज के डरे सहमे लड़के आते हैं उनसे वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब उनमें सेवा भाव जगाने की बात आती है वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं और उनके साथ बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि कम से कम पुलिस वाले किसी को सुन लें तो उनमें एक भरोसा होता है कि उनकी बात सुनी गई। आपकी अभी तक की पुलिस सेवा में ऐसे वाक़ये हैं जब आपने पेशेंटली बहुत आराम से किसी को सुन लिया हो? कईयों बार हुआ है और उससे उसको लगा हो कि हाँ उसका हल मिल गया। बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है वो हर दिन नहीं घटती हैं। हर दिन घटने वाली घटनाएं बहुत छोटी होती हैं। किसी महिला के पति ने उसको शराब पी करके घर पे परेशान कर रहा है, कोई बच्चे हैं जो आपस में लड़ लेते हैं तो पड़ोसी आपस में झगड़ लिए हैं, वो थाने आ गए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब थाने आकर के यदि उनकी बात आप सुन लो तो और सामने वाले को ही बुला लो कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, उतने में ही उनका हल हो जाता है, उतने में ही चीज़ों का हल हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप यदि एक बार सुन लो तो आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। पेशेंटली सुनना अपने आप में एक कला है और वो खास तौर पे जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनमें होना चाहिए। एक बहुत अहम बात इन्होंने आखिरी में चलते चलते छात्रों के बारे में लिखी है और मुझे लगता है कि हर छात्र को समझना चाहिए, खास करके जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में जाने की इच्छुक हैं। वो लिखते हैं एक जगह, रटंत विद्या फलंत नाही, और इसमें एक द्वंद्व है, एक विरोधाभास है जो
कई लोग कहते हैं कि जो रटने के काबिल नहीं होते वो इस तरह की बातें करते हैं। और कई बातें इन्होंने लिखी हैं कि जब हम कितने एक आवरण ओढ़े रहते हैं कि हम इतने आदर्शवादी हैं, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर हम सफल हो जाते हैं तो उस तरह का आवरण हमारे आसपास आ जाता है। तो आपने जब यूपीएससी की परीक्षा थी, प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी वैसा कि कैसे लोग बाहर अखबार पढ़ रहे हैं या कोई टीका लगा रहा है, जी। तो ये वास्तविकता में होता ही है। बिल्कुल होता है कि क्योंकि पैनिक मोड ऑन हो जाता है उस टाइम पे। जब एग्जाम आने वाला है तो पैनिक, आप जो बोलोगे व्यक्ति वो करने को तैयार है। कोई बोलेगा कि सुबह जाकर के दर्शन करो पास हो जाओगे, बिल्कुल करके आएंगे। इधर चले जाओ उधर चले जाएंगे। अखबार पढ़ते रहना है तो अखबार पढ़ते रहेंगे। इसको रोटी खिलानी है तो रोटी खिला देंगे। ये कलावा बांधना है, क्योंकि उस समय ऐसा पैनिक मोड है। रात में जगना है तो रात में जगेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करते हैं। एक आखिरी सवाल, सुरभि और विवेक की मुलाकात होगी? जी, जो कहानी पढ़ेंगे तो उनको तो समझ में आएगा ही, लेकिन संभावना है कि इसके आगे एक कहानी और भी घटी जा रही हो अभी, तो वो आने वाले समय में आप सबके बीच में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और उस किताब का अगम जी हमें भी इंतज़ार होगा, कभी गांव कभी कॉलेज। ये हिंदी युग ने छापी है, 199 रुपये की किताब है। और यकीन मानिए, बिल्कुल आप जिस तरह से एक नए युग में OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सिनेमा देखते हैं, ये बिल्कुल वैसी चलती जाएगी। आप शुरू में शायद 3-4 चैप्टर आपको थोड़ा सा लगे कि डिस्कनेक्ट है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे बढ़ते हैं फर्राटा भरती जाती है किताब, और बहुत ही आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे में आप किताब को ख़त्म कर सकते हैं। प्रवाहमयी भाषा है और एक अपना एक वैशिष्ट्य है इस किताब का, वो आप किताब पढ़कर ही जान पाएंगे। तो अगम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहित्य सूत्र में। और इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले किसी और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे किसी ऐसे ही लेखक के साथ, साहित्य किसी और विधा पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।